स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12th का एक प्रैक्टिकल, जिसका उद्देश्य है विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ की कंपैरिजन करना। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम अक्सर देख रहे हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड है। इसके ऊपर 10 मीटर लंबे वायर होते हैं। 10 मीटर लंबे वायर, हो सकता है ज्यादा लंबे भी वायर हो। हमारी लेबोरेटरी में 10 मीटर लंबे वायर के ही हैं। इसमें एक स्केल भी लगी रहती है। क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर, यानी विभव को मापने की एक डिवाइस हमारे पास वोल्ट मीटर भी है। वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेसी से जो रिजल्ट मेजर करता है वो विभव मापी है। विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से अति शुद्धता से विभव का मापन करता है, इसलिए हम इसमें विभव मापी का उपयोग करेंगे। किस प्रकार ये उपयोग करता है, क्या करता है, हमारा प्रयोग कैसा है, हम डायरेक्ट प्रयोग पे चलते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम से ही शुरू करते हैं। इसमें दो प्राइमरी जो सेल हम यूज करने वाले हैं वो है एक लेग्लांसी सेल और एक डेनियल सेल। जैसा कि हमने इससे पहले के एक वीडियो में लेग्लांसी सेल और डेनियल सेल को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में हमने एक नया वीडियो बना दिया है। ये हमारे पास लेग्लांसी सेल है जिसमें एक कार्बन रोड है, एक हमारे पास जिंक रोड है। जिंक रोड जो है कैथोड का काम करती है और कार्बन रोड है वो एनोड का काम करती है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। इसको पानी के साथ 1:10 के साथ 1:10 में मिलाया जाता है। 10 अनुपात में पानी होता है और 1 अनुपात में अमोनियम क्लोराइड रहता है। यहाँ हमारे पास ये डेनियल सेल है। डेनियल सेल में हमारे पास एक तो ये चीनी मिट्टी का सैंपल है और दूसरा हमारे पास एक कॉपर का एक वीजल है, पात्र है। इस कॉपर के पात्र में हमने CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट डाला है, जिसको दूसरा नाम नीला थोथावी है। क्यूप्रिक सल्फेट को और कॉपर के पात्र में पानी के साथ मिलाया जाता है। चूंकि ये नीले रंग का है इसलिए इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ये चीनी मिट्टी का जो सैंपल है, इस सैंपल में भी पानी में H2SO4 की 2 बूंदे डालते हैं, वो भी कंसंट्रेट हो। डाइल्यूट अगर होगा तो डाइल्यूट क्या करेगा, इस जिंक रोड के साथ रिएक्ट करके इसको डैमेज कर देगा। फिर भी कंसंट्रेट भी कुछ मात्रा में करता है लेकिन डाइल्यूट से थोड़ा कम करता है, इसलिए हम कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस पानी के साथ मिलाते हैं जहां ये जिंक रोड रहती है। ये जिंक रोड है वो हमारे कैथोड का काम करती है डेनियल में, और कॉप्रिक सल्फेट का ये जो कॉपर का जो पात्र है वो खुद क्या करता है, एनोड का काम करता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ये है। डेनियल सेल का तो खुद पात्र हो गया और इसमें कार्बन रोड, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों प्राइमरी सेल के। वहीं हमारे पास जो एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास ये बैटरी एलिमिनेटर है। यहाँ हम एक दूसरा सेल भी यूज कर सकते हैं जो सेलों से बनता है। अगर दूसरा सेल यूज करेंगे तो उसमें हमें एक की भी लगानी पड़ेगी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन इसमें बिल्ट इन की है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैटरी एलिमिनेटर ही यूज करते हैं। और आवश्यकता अनुसार हम इसका पोटेंशियल बढ़ा भी सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए इसका हम यूज करते हैं। क्योंकि हमें इसके द्वारा दिया गया वोल्टेज भी कम ज्यादा करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, रिहोस्टेट यूज करेंगे। ये हमारे पास सिंपल सी एक डिवाइस हो गई। अब एक सिंपल सा अर्थ इसका ये है कि जो हमारी बैटरी एलिमिनेटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के हमने पहले से लीड लगा रखी है। पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट पे जा रहा है, मान लो ये ए पॉइंट है इसका, इस पॉइंट पे मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल को डाल दिया है, तो इन दोनों सेलों के भी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आने चाहिए, हमारे इस सेल वाला जो एलिमिनेटर बैटरी लगाई है वहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए। इसका मतलब दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल वहां हम बिल्ट कर रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जहां बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो जितना वोल्टेज, जितना ईएमएफ इस सेल का है उसी हिसाब से बैलेंसिंग लेंथ हमें कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर इसका ईएमएफ मान लो 1 वोल्ट है तो इस बैटरी ने इस वायर की लंबाई में जितनी लंबाई पर 1 वोल्ट दे रखा है, अब पूरी लंबाई पर तो हो सकता है 3 वोल्ट दे दिया हो, लेकिन 3 वोल्ट कंप्लीट 10 मीटर लंबे वायर पर है। इसका मतलब 1 मीटर, 1 मीटर पे 0.3, 2 मीटर पर 0.6, 3 मीटर पर 0.9 वोल्ट, और लगभग 3 से थोड़ा सा ज्यादा मीटर की लंबाई जाएगी वहां 1 वोल्ट के आसपास
इस बैटरी एलिमिनेटर ने अपना वोल्टेज दे रखा है, ईएमएफ ड्रॉप कर रखा है, तो उसके विरोध में, उसके विपरीत दिशा में सामने से उसका विरोध कौन कर रहा है? ये सेल कर रहा है। तो इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आनी चाहिए? लगभग 3 मीटर से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आइडिया अपन चूज कर रहे हैं। फिर अब इसका बैलेंसिंग लेंथ कैसे देखेंगे? तो इन दोनों टर्मिनल के नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों सेलों के नेगेटिव टर्मिनल टू वे की पर जाने चाहिए, टू वे की के किनारों वाले पॉइंट पे जाने चाहिए। बीच का जो पॉइंट है ये, इस पे क्या आना चाहिए? इस पे आना चाहिए गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल। और अगला टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर का है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? जॉकी के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार एक खुला खुला सर्किट बना दिया है मैंने। आप बच्चे कनेक्शन करेंगे, बेटा इसको इसमें जोड़ दे, ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल इसके इसमें जोड़ दो, पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के यहां जोड़ दो, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल। देखा कि हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस पॉइंट ए पे डाल दिया। इस पॉइंट को अपन ए पॉइंट बोल देते हैं क्योंकि हमारे विभव मापी में 2 पॉइंट है, ए और बी। ए पॉइंट पे हमने क्या डाल दिया? बैटरी का प्लस। वहीं हमने इन दोनों सेलों के प्लस डाल दिए हैं। ये हमारे पास इसका पात्र का प्लस, ये कार्बन रोड का प्लस, ये दोनों के दोनों वायर कहाँ आ गए? प्लस पे आ गए। ये शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और मैं थोड़ा सा इस वायर को नीचे दबा देता हूं ताकि अपने को ये डिस्टर्ब नहीं करे बार बार वायर। ये हमने कनेक्शन दे दिया प्लस का। अब माइनस पे कहाँ जाएगा? माइनस टर्मिनल जो है वो जाएगा हमारे पास यहाँ रिहोस्टेट से होता हुआ। किससे होता हुआ भाई? रिहोस्टेट से होता हुआ। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो मैंने थोड़ा वायर को लंबा करने के लिए डबल कनेक्शन दे दिया है, आप सिंगल कनेक्शन भी दे सकते हो ऐसे, ताकि हमारे पास 2 सर्किट बन गए। अभी 2 सर्किट बन गए हमारे पास। ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ये कौन सा सर्किट कहलाता है? प्राइमरी सर्किट। यहां जो कनेक्शन देंगे ना ये कहलाएगा सेकेंडरी सर्किट। द्वितीय परिपथ ये है, ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ में हमने बैटरी एलिमिनेटर जोड़ रखा है, सेकेंडरी सर्किट में हमने प्राइमरी सेल जोड़ रखे हैं। ये डेनियल सेल, ये लेग्लांसी सेल। डेनियल और लेग्लांसी दोनों के नेगेटिव टर्मिनल कहां जा रहे हैं ये थोड़ा ध्यान रखें। दोनों टर्मिनल टू वे की के द्विमार्गी कुंजी, टू वे की का मतलब द्विमार्गी कुंजी के किनारों वाले, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं जेड। बीच वाला पॉइंट कौन सा है? वाई, एक्स वाई जेड। तो हम इस एक्स और जेड पे इसके टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। थोड़ा प्रॉपर करो यार इसको। तो ये प्रिकॉशंस है हमारी कि बेटा बाहर ऐसे कौन, पल्लवी दिखाओ पल्लवी को, ये है इसने कनेक्शन किया है हमारे, है ये ऊपर के इसमें स्क्रू किस लिए दे रखे हैं? वायर को टाइट करने के लिए बेटा, है इसमें भी देखो ऊपर लपेटा है इसने, है यस। ये हमारे पास एक खुला सर्किट हो गया। मैं चाहता हूं कि एक साथ पूरा दिखाएं इन सबको, कैसा सर्किट है ये हमारे पास जॉकी है, जॉकी से हम बैलेंसिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। एक बात देखनी है कि अगर बाय द वे मैं यहां से सर्किट चालू कर दूं और बिना किसी नॉब लगाए अगर रीडिंग लेना चाहूं तो क्या उसमें डिफ्लेक्शन आएगा? क्या ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन अभी किसी सेल से हुआ ही नहीं है। यहाँ दोनों ही पॉइंट ओपन पड़े हैं, दोनों ही पॉइंट जहां ये पॉइंट लगना चाहिए, अगर मैं ये पॉइंट लगा देता हूं यहां, इसका मतलब ये वाला वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन किससे हो गया? गैल्वेनोमीटर से। अब गैल्वेनोमीटर के लिए मेरे पास चेक करना है कि ये सर्किट सही है या गलत है। उसका एक ही तरीका होता है, एक बार फर्स्ट वायर पे कहीं क्लिक करो और एक बार फाइनल पे। तो डिफ्लेक्शन अगर एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट है इस कंडीशन में। यस, पहले मैं चेक कर रहा हूं, एक साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, नजदीक ले आओ कैमरे को। यस, अब दूसरी साइड चेक करता हूं, ये देखो दूसरी साइड आया है और इधर ये फैली कंडीशन। इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर के जो वायर है 10 मीटर, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ है। यस, तो हमारा सर्किट सही जुड़ा हुआ है। अब हम रीडिंग लेनी शुरू करते हैं इसकी। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनना चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। मैं सर्किट डायग्राम यहां बना रहा हूं, एक बार देख ले। मैं ये जो मीटर सेतु का जो वायर है,
इसको मैं सीधा लंबा वायर बता दूंगा। हालांकि हमने क्या कर रखा है, इसको यूं राउंड करके दोनों पॉइंट एक ही जगह ले आए ताकि सर्किट का कनेक्शन अच्छा हो। अगर ये 10 मीटर पूरा लंबा कर देता तो हमारी लेबोरेटरी से हम बाहर चले जाते, इतना लंबा फिर वायर बैटरी से देना मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने इसको एक लकड़ी के बोर्ड पे इस सभी वायर को राउंड अप कर दिया, वाउंड कर दिया। सबसे पहले बैटरी का जो कनेक्शन है ना, वो किस पे जाना चाहिए, वो जाना चाहिए वायर पर। ये वायर है ए से बी तक, इस पे जाना चाहिए। और यहां रिहोस्टेट हमने जोड़ ही रखा है इस पे, ये ए बी वायर हो गया। ये जो ब्लू कलर से मैंने जो लिखा है वो इस मीटर सेतु का वायर है 10 मीटर का। तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया, पॉज कर दे एक बार इसको। हमने अभी देखा कि यहाँ बैटरी का ए पॉइंट पे हमने प्लस जोड़ा है, तो दोनों सेल जो प्राइमरी दोनों सेल है उनके भी प्लस यही आने चाहिए, दोनों सेलों के प्लस यही आने चाहिए। माइनस कहां जाने चाहिए, माइनस जाने चाहिए टू वे की पर। कहां जाने चाहिए, एक्स और जेड पर। बीच का पॉइंट जो है वो है वाई। वाई के साथ क्या जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो की सहायता से हम बैलेंसिंग लेंथ ज्ञात करेंगे। ये सबके समझ में आया सर्किट? किसी के समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। हमने कुछ नहीं किया है, प्राइमरी सर्किट में बैटरी लिया, बैटरी का कनेक्शन की के साथ। अब की चूंकि इस बैटरी में तो ये बिल्ट इन है, यहाँ पर ये की है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लगाई नहीं है। तो बैटरी का प्लस किस में जा रहा है, बैटरी का प्लस जा रहा है पॉइंट ए पर, ये बैटरी का प्लस जा रहा है। और प्राइमरी सेल जो है डेनियल और लेग्लांसी, इनके भी प्लस कहाँ आ रहा है, ए पॉइंट पे आ रहे हैं। माइनस टर्मिनल किस पे जा रहे हैं, टू वे की पर जा रहे हैं, एक्स और जेड पॉइंट पर। मिड पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, किस में जा रहा है, और जॉकी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, बैलेंसिंग लेंथ ज्ञात कर रहे हैं, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं रीडिंग कैसे लें। पहली रीडिंग मान लो मेरे पास यहां से कोई मैं एक वोल्टेज दे देता हूं, यहां से मैं एक वोल्टेज दे देता हूं कोई, ठीक, यस, ये कोई वोल्टेज की वैल्यू दे दी रिहोस्टेट से। इसके रेस्पेक्ट में मुझे अब टेबल में क्या करना है, ये देखो टेबल में मुझे निकालना है L1 और L2, और कुछ भी नहीं निकालना। L1 और L2 क्यों चाहिए, L1 और L2, कोई वोल्टेज का मान ही नहीं आ रहा। वो L1 का मतलब है प्रथम सेल जो मान के चल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में संतुलन लंबाई। प्रथम सेल हम लेग्लांसी सेल मान रहे हैं, दूसरा सेल हम डेनियल मान रहे हैं, तो पहले लेग्लांसी सेल को कनेक्ट करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ देखेंगे कितना मीटर आई। फिर इसको लेग्लांसी को हटा के डेनियल जोड़ देंगे और डेनियल के रेस्पेक्ट में L2 निकाल लेंगे। ये पहली रीडिंग आ गई। अब कह दो सर दूसरी रीडिंग कैसे लें, दूसरी रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, थोड़ी वैल्यू चेंज कर देंगे वोल्टेज की, यहां से उसके रेस्पेक्ट में L1 L2 फिर आ जाएगा वैसे ही जैसे प्रथम क्रम में आया। तो ये कम से कम अपने को 6 रीडिंगें लेनी है। कितनी रीडिंगें लेनी है, आपकी टेबल देखो कैसी बनेगी, मैं टेबल बना रहा हूं, डायग्राम को देखते ही टेबल बन जानी चाहिए। टेबल में क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ वेहन फर्स्ट सेल या इवन सेल कनेक्टेड प्रथम सेल जुड़ा हुआ हो तब बैलेंसिंग लेंथ, इसको हम कहेंगे L1, वो भी आएगा मीटर में। कोई सेंटीमीटर में भी लिखता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो उसको 100 मान के, 2 आते ही 200 मीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी लिख सकते, अपन मीटर में इसको यूज करेंगे। दूसरी बैलेंसिंग लेंथ का मतलब संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई जब सेल कौन सा जुड़ा हो, E2 जुड़ा हुआ हो, व्हेन सेल E2 इज कनेक्टेड, तो इस रेस्पेक्ट में आ जाएगा L2, वो भी मीटर में आएगा। फिर कह देंगे E1 बट्टा E2, वो किसके बराबर आएगा, L1 बट्टा L2 के, बस उत्तर आ गया। फिर एवरेज वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू, बस ये टेबल बन गई। कितनी रीडिंग लेनी है, 6 मान लो, कम से कम 6 रीडिंगें लेनी है। कोई दिक्कत है क्या, प्रैक्टिकल करना इतना आसान है, इससे आसान कोई प्रैक्टिकल नहीं है। जोड़ना सबसे टफ है, जोड़ने में मैंने एक एक चीजें बता दी है आपको, अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज कर रहे हो। अब एक प्रश्न आता है कि सर हमें तो वोल्टेज मापना था, हम तो लंबाई कैसे माप रहे हैं। सिंपल सा अर्थ है कि जो भी ईएमएफ होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हमेशा लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज्यादा तार की लंबाई होगी उसमें विभव पतन उतना ही ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर का प्रोपोर्शनल टू होता है एल।
प्रतिरोध तार के किसके लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा तार में विभव का पतन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि V इजिकल टू होता है IR। करंट का मान अगर कांस्टेंट माने तो V का मान क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू R क्या आ जाएगा। R किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, तो लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, EMF पर। तो जो सामने वाला सेल उसका विरोध कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, उसके विभव को बैलेंस कर रहा है, वो पोजीशन बैलेंसिंग लेंथ है। वास्तव में वही विभव है। वो बता रहा है कि एक सेल अगर विभव के लिए लंबाई इधर से दे रहा है तो दूसरा इसका बैलेंसिंग करने के लिए अपनी साइड से बैलेंस करेगा। तो जिस पॉइंट पे दोनों सेल का ईएमएफ बराबर हो जाता है वहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। इसलिए ये जो प्रयोग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे वाइबा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि ये प्रयोग कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका एक ही उत्तर है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड, शून्य विक्षेप विधि। शून्य विक्षेप विधि या सिद्धांत एक ही बात है। और एक आता है मीटर सेतु। मीटर ब्रिज जो है वो व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत पे काम करता है। दोनों में अंतर है काफी, व्हाइटस्टोन अलग चीज है, नल डिफ्लेक्शन अलग है। नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन शून्य हो जाए वो विक्षेप वाली विधि आएगी। अब प्रैक्टिकल की रीडिंग लेते हैं अपन, पहली रीडिंग चेक करते हैं। चलो जो भी आई, तुम्हारी फाइल में कोई रीडिंग अलग होगी, मैं इस वीडियो के साथ पूरी फाइल का भी एक वीडियो डाल दूंगा कि आपको फाइल में काम कैसे करना है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन ये बता रहा हूँ कि इस प्रयोग को करना कैसे होता है। ये वायर हमारे कैमरे का साइड में रखो, दे दो सामने वाले को, कैंडिडेट को, तो ये ले। जूम से कुछ काम नहीं बेटा, फिर वो दिखता नहीं है वीडियो, तो आराम से उठ जाना ना, क्या दिक्कत है। मैं यहाँ रीडिंग लिखूंगा तब देखना है, बाकी तो रीडिंग लेनी है। तो हमने क्या कर दिया, सर्किट को ऑन कर दिया, इधर से सर्किट को ऑन कर दिया, ये सारा कनेक्शन है। रिहोस्टेंट की एक पोजीशन फिक्स कर दी है, पोजीशन कहीं भी हो सकती है, इसलिए सबसे ध्यान रखें फाइल के अंदर हर एक बच्चे की रीडिंग अलग अलग इसलिए आती है कि बाय द वे मैंने ये रीडिंग यहाँ ली है, तो हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने रिहोस्टेंट को पीछे किसका रखा होगा, तो बैलेंसिंग लेंथ इस हिसाब से चेंज हो जाती है। क्योंकि अभी ये बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, रियोस्टेट पे कर रहा है। तो मैं यहाँ अभी चेक कर रहा हूँ कौन सा सेल यूज कर रहा हूँ, लेग्लांसे, जिसको मैं E1 बोल रहा हूँ। इसके रेस्पेक्ट में बैलेंसिंग लेंथ चेक करनी है। यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए किधर, गैल्वेनोमीटर की साइड में। दूसरा वायर और चेक कर लेता हूं मैं, ये गड़बड़ करेगा, इसीलिए इस सर्किट में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, सही प्रॉपर ढंग से हो। इसका मतलब इन दोनों वायर में ही आ गई। ये है मेरे पास दूसरा वायर। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां से 0 शुरू हो रहा है, जहां टर्मिनल जोड़े वहां से 0 शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 1 मीटर। दूसरा वायर है उसके लिए 1 2 3 4 इधर से शुरू हो रहा है, तो 1 मीटर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड वायर ये था मेरा, सेकंड वायर में मैं चेक कर रहा हूं कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आएगी। तीसरा वायर, हालांकि मुझे इसके ऊपर स्लाइड ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर मैं इसको उठा उठा के रीडिंग चेक कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत ही सुई हिलनी नहीं चाहिए बाद में, जब बैलेंसिंग लेंथ आएगी ना तो प्रॉपर जैसे ही कनेक्शन रहेगा तो 0 पे आ जाएगी। तीसरा वायर है, तीसरा वायर है मतलब 2 मीटर पूरे हो गए, और तीसरा वायर इधर से शुरू होगा, तो इधर से शुरू होगा 1 2 3 ये आ रही है, तो 2.49 2.49 है। L1 कितना है, क्योंकि 1 मीटर इधर, 2 फिर इधर 1 2 3, तीसरे में 1 2 3 इधर से शुरू होगा, तो ये 1 2 3 यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ आया 49 पे, कितने पे आया है 49 पे आया। जैसे मैं चौथे वायर पे रखता हूँ सुई में विक्षेप आ जाता है, देखो आप चौथे वायर पे रखते ही सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तीसरे वायर में 49 पे रख रहा हूं तो थोड़ी सी सुई हिल रही है, लेकिन 0 पे हिल रही है, 0 पर ही हिल रही है। ये चौथे पे रखते डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, दूसरे पे रखते भी डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है।
तीसरे वायर पर ही इसकी रीडिंग आ रही है। तो यहां मैं पहली रीडिंग कितनी लिख दूंगा, 2.49, ये मीटर में हो गया है। अब L2 चेक करना है। L2 के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से पॉइंट निकालूंगा और ये मैं इस पे पॉइंट लगा दूंगा। अब कौन सा सेल जुड़ गया, डेनियल सेल जुड़ गया, हट गया कौन सा, लेगला से। इज इट राइट? चेक करें, ये हिलना नहीं चाहिए अब, क्योंकि दोनों के लिए हमने यहां पहली रीडिंग के लिए ईएमएफ फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट, रीडिंग बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बताओ। घटनी चाहिए, वेरी गुड। क्यों घटनी चाहिए? क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा है, तो इसका ईएमएफ ज्यादा है तो ये लंबाई भी ज्यादा लेगा विभव के लिए। उसका ईएमएफ कम है डेनियल का, तो वो लेंथ कम लेगा। अभी ये लगभग 1.5 के आसपास आ जाएगा। पहला वायर यहां भी जोड़ के देख लेता हूं मैं, फिर दूसरे वायर पे आता हूं। यहां दूसरे वायर को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। शायद मेरे हिसाब से यहाँ कहीं रीडिंग आ रही है। तीसरे वायर पे रख के देख रहा हूँ, देखो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरे पे रखा, आप नजदीक लाएं वायर, बताएं इनको। ये 1.78 है। सेकंड वायर पे रीडिंग आई है। सेकंड का मतलब उधर से 1 2 3 शुरू होना चाहिए, तो 78 है, 1.78। तो ये आ गया 1.78। अब कंपैरिजन से पहली रीडिंग में ही पता चल गया हमें, E1 बट्टा E2 मतलब 1.78 का 2.49 में डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी E1 बट्टा E2 की पहली रीडिंग। दूसरी रीडिंग के लिए फिर क्या करूंगा, मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ाते ही यहां लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। चेक करते हैं। ये कौन से वायर के लिए ले रहा हूं पता है, L2 ही ले रहा हूं मैंने, यहां चेंज नहीं किया है अभी, ठीक है ना। L1 तो इससे भी ज्यादा आएगा फिर। यस, ये दो वायर तो कंप्लीट हो गए, 1 और 2। तीसरे वायर पे आया है, तीसरे पे आया मतलब इधर से 10, 2.10, 2.10। तीसरा वायर मतलब 1 2 3 इधर से शुरू करेंगे, तो दो तो कंप्लीट हो गए, 2 मीटर तो वैसे बन गए। तीसरे वायर पे है तो तीसरे के लिए 1 2 3 इधर से काउंट कर लो, वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट कितना आया यहाँ पर, 10 दूसरे के लिए लिया है मैं क्योंकि यहाँ से चेंज नहीं किया था। ये अब L1 चेक कर लेंगे, L1 ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए इससे, पक्का? यस, देखते हैं, तो आना भी चाहिए नियमानुसार। तो यहाँ 2.49 तो था ही, तीसरा वायर तो था ही, मैं सीधा तीसरे पे चला जाऊं, तीसरे पर ही चला जाऊं। चौथे पे रख के देखता हूँ, डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है मेरी साइड। तीसरे पे थोड़ी सी सुई हिल रही है, दूसरे पे उधर जा रहा है, तीसरे पे यस ये आया है। तीसरे का मतलब 87, 2.87 आया है। कितना आया है, 87। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2.87। 2.87 में 2.10 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तीसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर रीडिंग ले लेंगे। चौथी रीडिंग के लिए भी L1 L2 वापस थोड़ा आगे बढ़ा के 5 6 रीडिंग है, इस प्रकार हम रीडिंग ले लेंगे और दोनों को डिवाइड करके E1 बटा E2 आ जाएगा। इतना ही प्रयोग है। समझ में आ रही बात? वाइवा के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कौन से मेथड पे काम करता है। दूसरा, वोल्टमीटर भी वोल्टेज को मेजर करता है, तो पोटेंशियोमीटर भी वोल्टमीटर को मेजर करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? दोनों में एक्यूरेसी ज्यादा पोटेंशियोमीटर की है, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, जितना वोल्टेज है सारा का सारा वायर पे ड्रॉप होता है। क्योंकि वोल्टमीटर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे कि वोल्टमीटर की कोयल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है,
और खुद का रेजिस्टेंस जीरो नहीं मान सकते, इसलिए जो वोल्टेज बैटरी ने दिया है उसका कुछ भाग वोल्टमीटर की कोयल में ड्रॉप हो जाता है, उसकी कुंडली में पतन हो जाता है विभव का, इसलिए एक्चुअल जो विभव है वो थोड़ा ज्यादा होता है और वोल्टमीटर थोड़ा विभव कम मेजर करता है, इसलिए परिशुद्धता में पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये कुछ बातें हैं। प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है? प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जो एक बार केमिकल रिएक्शन से अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद वापस उस एनर्जी को रिकम्बाइन नहीं कर पाते, वापस अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते। द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने पर भी वापस चार्ज किए जा सकते हैं। ये कुछ इसकी फिनोमिना है। रिहोस्टेट क्या काम आता है? करंट को कंट्रोल करने का काम आता है। इसके बाद अगला जो प्रयोग है वो है किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना। यस, तो नए प्रयोग की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ईएमएफ की कंपैरिजन करते हैं तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से तो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ वाला जो फॉर्मूला लगाया उसमें 2.49 और 1.78, ये L2 है, ये L1 है, इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो लगभग हमारे पास इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.39 के पास आता है, यानी कि E1 का मान ज्यादा है E2 से, इसलिए इसका रेशियो कितना आ रहा है? 1.39 आ रहा है। मैं ये चेक करके भी देखता हूं कि इसके वास्तव में ईएमएफ कितने हैं, तो मैंने एक मल्टीमीटर लिया है, मल्टीमीटर में ऑफ की कंडीशन से मैंने इसको वोल्टेज वाले टोनल पे सेट कर दिया है, डीसी वोल्ट में, क्योंकि दोनों सेल डायरेक्ट वोल्टेज देते हैं, डीसी डिस्ट वोल्टता देते हैं, अल्टरनेटिंग नहीं दे रहे। तो यहाँ डायरेक्ट का भी है, अल्टरनेटिंग का भी। अल्टरनेटिंग नहीं यूज करके मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट में भी मैं रेंज सेट कर देता हूँ। इसमें रेंज है 200 मिली है, 2000 मिली है, 20 और 200। मैं 20 पे इसको सेट कर देता हूँ। कहाँ सेट कर देता हूँ? 20 पे। टोनल को 20 पे सेट कर दिया। अब मेरे पास इसको यूज करने का तरीका क्या होता है? इसमें 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, फिर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर। ये मेजर करने के लिए 2 नंबर पॉइंट आता है। और इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है अगर 10 एम्पियर का कोई करंट पड़ना हो तो तीसरा पॉइंट यूज किया जाता है। मेरे पास 10 एम्पियर का तो कोई करंट है ही नहीं, ना ही मैं एसी करंट यूज कर रहा, तो मेरे को तीसरे पॉइंट से कोई लेना देना नहीं। एक टर्मिनल किस में जाना चाहिए? कॉमन में। कॉमन में हमेशा नेगेटिव माना जाता है, तो मैं कॉमन में डाल देता हूँ नेगेटिव पॉइंट, और पॉजिटिव ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो दूसरा इसका वायर में सेल का कहाँ यूज कर लेता हूँ? यहाँ। ये देखने वाली बात है कि ये लगभग 1 वोल्ट का ईएमएफ बता रहा है, 0.9 फ्लैक्चुएट कर रहा है केमिकल रिएक्शन के कारण। ये है E1 का मान, किसका? लेग्लांसी सेल का। दूसरा में डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए वापस वही नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव किस में जाएगा? बीच वाले पॉइंट में, और नेगेटिव किस में जाएगा? कॉमन में। ये कॉमन, ये आ रहा है 0.68, अभी 0.7 था, 0.6 से 0.68 आ गई थी बार में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना केमिकल रिएक्शन अपना ईएमएफ कम करती जाएगी। तो यहां मेरे पास आया 0.99 डिवाइड बाई 0.68, या अप्रोक्सीमेटली यू मान लो 1 डिवाइड बाई 0.7 कर सकते हैं इसको, ये भी सही है। तो इसका भी मान मेरे हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये 1.389 के आसपास आएगा। एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि पोटेंशियोमीटर से भी इनका ईएमएफ का कंपैरिजन 1.39 आया। वोल्टेज अगर मल्टीमीटर से चेक करके डिवाइडेशन करते हैं, E1 बटा E2 करते हैं, तो भी इसका मान 1.39 के आसपास आता है। ये हमारा इसको चेक करने का तरीका था, इसकी एक्यूरेसी चेक करने का तरीका था। अर्थात हम ये देख पा रहे हैं कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में ज्यादा एक्यूरेसी कौन देता है, ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है? का है, पोटेंशियोमीटर का है। ये क्यों है? जिसका हमने अभी जीता जाता उदाहरण भी देख लिया है। ये प्राइमरी सेल नहीं है, ध्यान रखें, ये सेकेंडरी सेल कह सकते हो या बैटरी एलिमिनेटर है जो प्राइमरी सर्किट में जुड़ता है। ये दोनों सेल प्राइमरी सेल है जो सेकेंडरी सर्किट में जुड़ते हैं, द्वितीयक परिपथ में जुड़ते हैं। तो आज का प्रयोग यही था। अगला प्रयोग हमारा रहता है कि किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करते हुए किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। विभव मापी की सहायता से दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब एक ही हमें सेल लेना है, तो मैं डेनियल सेल हटा देता हूं,